पॉलिटी रैपिड रिवीजन सीरीज है, 8, 9, 10, 11, 12 इन पेजेस के ऊपर है। जैसे 2024 में इन्होंने हमसे पोस्ट के ऊपर पूछा, तीन आर्मी नेवी एंड एयरफोर्स की कुछ पोस्ट लिस्ट दे दी, बोला ये बताइए कि कौन किसके इक्विवेलेंट होता है, पर ये नहीं पता। पर हमें ये एक पता लग गया कि जो मेजर होता है वो स्क्वाड्रन लीडर के इक्विवेलेंट होता है, लेफ्टिनेंट कमांडर के इक्विवेलेंट होता है, ठीक है। फिर इन्होंने हमसे सौर्य मिसाइल के बारे में पूछा। सौर्य मिसाइल की जो स्पीड है वो 8 माक है, 8 माक है इसने बोला, पर ये गलत है। और जो भाई 8 माक तो किसी की स्पीड नहीं है, आप कॉमन सेंस का यूज़ करो। रेंज ऑफ सौर्य मिसाइल 1600 किलोमीटर, बिल्कुल गलत भाई, नहीं। ये पूछा। फिर इन्होंने हमसे ध्रुव के बारे में पूछा कि ध्रुव क्या है डिफेंस में, ये 2008 में पूछा था, तो एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर है। फिर इन्होंने हमसे ट्रेन के बारे में पूछा कि जो हेडक्वार्टर है नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे का वो जोधपुर में है, गलत है भाई। और ये इंट्रेल पास होता है एज यू ट्रैवल प्लीज़, टिकट हैज़ बीन क्रिएटेड स्पेशली फॉर फ्रीडम फाइटर, है ना, वो कि ये पास बनाए फ्रीडम फाइटर के लिए और स्पोर्ट्समैन के लिए जिन्होंने इंडिया को रिप्रेजेंट कर रखा है। ये पता नहीं, ये गलत है दोनों। अब एक इन्होंने पूछा, एक तीसरा ऑप्शन था, फेरी क्वीन इज अ ट्रेन यूजिंग वर्ल्ड ओल्डेस्ट वर्किंग इंजन। इन्हें बोला फेरी क्वीन करके कोई ट्रेन है, वो वर्ल्ड का ओल्डेस्ट इंजन यूज़ कर रही है, और वो इंडियन रेलवे ना दर्शन कराती है वाइल्ड लाइफ के एंड हेरिटेज के, ये ठीक है। देन ये हमने पढ़ लिया कि ये हमने पढ़ लिया, ये जो कंटेनमेंट बोर्ड है, पहला कंटेनमेंट बोर्ड बनाया था। ये मिलिट्री स्टेशन होता है जहाँ पर सिविलियन एंड मिलिट्री दोनों लोग रहते हैं। पहला कंटेनमेंट बोर्ड बनाया था ये प्लासी के बाद में 1965 में बैरकपुर में। करंटली इंडिया में 62 कंटेनमेंट बोर्ड हैं, और इंडिपेंडेंस के बाद 6 बनाए गए हैं। और ये एजुकेटिव ऑर्डर के थ्रू बनता है, पर ये और ये ना, और हाँ ठीक है। और ये लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, ये ऐसा लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के अंदर काम, ये यूनियन लिस्ट का वो है तुम्हारा तीसरी एंट्री है। एंट्री 3rd है, ये लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है। कंटेनमेंट बोर्ड ये एजुकेटिव ऑर्डर के थ्रू बनता है। सबसे बड़ी अच्छी बात ये है, ये पता लग गया। और ये ना 2006 में एक्ट आया था, उसके थ्रू गवर्न होता है। और 74 जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था, है ना, उसके थ्रू गवर्न होता है ना। और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर आता है। और यहाँ पर वही जो काम होता है वो काम जो म्यूनसिपैलिटी करती है। स्टेशन कमांडर होता है वो इसका एक्स ऑफिसर चेयरमैन होता है ना, एक्स ऑफिसर प्रेसिडेंट ऑफ कंटेनमेंट बोर्ड, है ना, कोई इलेक्शन नहीं होते, एक्स ऑफिसर स्टेशन कमांडर होता है। अभी ये सेक्रेटरी ऑफ पार्लियामेंट के बारे में बात करने वाले हैं। आर्टिकल 98 के लिए पार्लियामेंट के लिए, और 187 के लिए स्टेट के लिए, है ना। अब जो बने थे, और इसमें सब कुछ लिख रखा है कि इन्हें रेगुलेट कर सकते हो, रिक्वायरमेंट कर सकते हो, वो कंडीशन ऑफ सर्विसेज ऑफ सेक्रेटरियल स्टाफ, नो सच। पर इसके लिए कोई लॉ ऐसा लॉ कोई पास नहीं हुआ है ना। लेकिन ये 1952 में इस्टेब्लिश हुए थे, और 1954 में इनका नाम बदला गया था, क्योंकि 1952 में राज्यसभा लोकसभा का नाम बदला गया। मतलब जो करंट नेम है इनकी ऑर्गेनाइजेशन। टोटल 10 सर्विसेज हैं, जो दोनों स्टाफ है, दोनों वो है सेक्रेटरीट, उन्होंने 10 सर्विस हैं, उसके बेस पे नियुक्ति होती है। मतलब 10 सर्विस हैं, 10 काम डिवाइड कर रखे हैं, ठीक है। एक ये हो गया जिसमें तुम्हारा लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, एडमिनिस्ट्रेटिव, वर्ब रिपोर्टिंग, ठीक है। फिर अगर नई पोस्ट बनानी है तो वो चेयरमैन या स्पीकर बनाएंगे। पर क्लास 1 एंड क्लास 2 वाली पोस्ट बनाने से पहले आपको फाइनेंस मिनिस्ट्री से वो कंसल्टेशन लेना ज़रूरी है। एंड अब जो ये संभालते हैं ना सेक्रेटरीट को, उन्हें सेक्रेटरी जनरल बोलते हैं। वो कैबिनेट सेक्रेटरी के बराबर का रैंक है, पर ये टेबल प्रेसिडेंस में 23 पे आते हैं, कैबिनेट सेक्रेटरी 11 पे आता है। स्ट्रक्चर है ना, लोकसभा कि जो मेन पावर तो स्पीकर के पास है, वैसे सेक्रेटरी एडमिनिस्ट्रेटिव हेड ये तुम्हारा ये है। और ये सेम चीज़ वो है। इनके लिए जो रूल बनता है ना, वो 1955 के रूल में बनता है, और वो बनाता है प्रेसिडेंट आफ्टर कंसल्टेशन विद इस लोकसभा स्पीकर। और जो राज्यसभा के लिए रूल बनेगा ना, वो 1957 एक्ट के थ्रू बनता है ना, 1957 के एक्ट के थ्रू बनता है, बनाएगा तुम्हारा प्रेसिडेंट, ठीक है।
देन यूपीएससी ने हमसे ना नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल के बारे में पूछा 2024 में कि गवर्नर ऑफ स्टेट्स के मेंबर होंगे और चीफ मिनिस्टर मेंबर होंगे, 3 मेंबर नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट होंगे एंड यूनियन ऑफ मिनिस्टर होंगे। देखते और इससे पहले इन्होंने हमसे क्वेश्चन पूछा था कि नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, प्लानिंग काउंसिल एंड जनरल काउंसिल, इनमें से कौन डज नॉट एंड फॉलोइंग डज नॉट फाइंड मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, ये तीनों ही मेंशन नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में। फिर इन्होंने हमसे फाइनेंस कमीशन के बारे में पूछा था, ग्रांट इन एड ऑफ रेवेन्यू टू द स्टेट ऑफ टू द आउट ऑफ द कंसोलिडेटेड फंड से कौन देता है, फाइनेंस कमीशन देता है, ये तो इंपॉर्टेंट ही है। फिर इन्होंने हमसे एक चीज़ और पूछी थी, क्या पूछी थी कि कौन सी एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल है जो राज्यों के बीच में अच्छे रिश्ते बनाती है। जनरल काउंसिल बनाती है, गवर्नर कॉन्फ्रेंस बनाती है, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल बनाती है, इंटर स्टेट काउंसिल नहीं बनाती, ठीक है ना। अब नॉर्थ ईस्ट काउंसिल के ऊपर आते हैं। 2000 पहले वैसे बनी तो 1972 के एक्ट के थ्रू थी, पर 2002 में अमेंडमेंट हुआ तो 2002 का एक्ट मान लीजिए। वही 8 राज्य हैं नॉर्थ ईस्ट के, है ना। उन वहाँ के चीफ मिनिस्टर होंगे, है ना। एक तो गवर्नर होंगे, एक चीफ मिनिस्टर होंगे, एक तुम्हारा, और 3 मेंबर को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नॉमिनेट करेंगे। अब जो नॉमिनेट करेंगे ना, जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नॉमिनेट करेंगे, यूनियन होम मिनिस्टर इसका एक्स ऑफिसो चेयरमैन होगा, और यूनियन मिनिस्टर ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन इसका वाइस चेयरमैन होगा, ठीक है ना। अब इंटर स्टेट काउंसिल के बारे में पढ़ रहे हैं। आर्टिकल 263 के तहत बनाई जाती है। 1983 से 1988 तक सरकारिया कमीशन आया था। पहली बार 1990 में बनी थी, है ना। जो इसकी स्टैंडिंग कमेटी बनी थी वो 1996 में बनी थी। जो इसका सेक्रेटरीट बना था वो 1991 में बना था, और 2011 से इसका सेक्रेटरीट जनरल काउंसिल का भी काम देख रहा है। इसके सेक्रेटरीट को भारत सरकार का सेक्रेटरी संभालता है, ठीक है ना। इसके सेक्रेटरीट को भारत सरकार का सेक्रेटरी संभालता है। अब जो इसकी स्टैंडिंग कमेटी है ना, जो इसकी स्टैंडिंग कमेटी है, पहले मेन उसके बारे में बात करेंगे जो 1996 में बनी थी। उसके जो हेड है वो यूनियन होम मिनिस्टर हैं वो, और 9 राज्य है, और कोई 9 राज्य के चीफ मिनिस्टर होते हैं उसकी स्टैंडिंग कमेटी में, और पाँच बंदे होते हैं यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर। और आप देख लीजिए, अब आते हैं इंटर स्टेट काउंसिल पे। 1 साल में 3 बार मिलना होता है। अब जो वो होता है ना डिसीजन, वो कंसेंसस बेसिस पे लिया जाता है ना। अब आप देख लीजिए इसकी कंपोजिशन। पीएम होते हैं, चीफ मिनिस्टर ऑफ ऑल द स्टेट होते हैं, चीफ मिनिस्टर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली होते हैं, चीफ मिनिस्टर ऑफ यूटी होते हैं जहाँ पर लेजिस्लेटिव असेंबली होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ यूटी होते हैं जहाँ पर लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं है, गवर्नर ऑफ प्रेसिडेंट रूल वाले गवर्नर होते हैं। 6 मिनिस्टर को नॉमिनेट करता है 6 कैबिनेट मिनिस्टर को नॉमिनेट करता है पीएम, और होम मिनिस्टर इसके एक्स ऑफिसो वाइस होम मिनिस्टर भी उनमें से एक हैं। 5 वो तुम्हारा 5 मिनिस्टर ऑफ कैबिनेट रैंक एंड मिनिस्टर ऑफ स्टेट ये होता है, ठीक है। ऊपर हमने पढ़ लिया कि सरकारी आयोग बनाया है, और सरकारी आयोग ने वो किया था, रिकमेंड किया था, वीपी सिंह सरकार ने बनाया था। और ये 1 साल में 3 बार मिलना होता है। इनकी सेम वही पावर होती है जो आर्टिकल 31 में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की है। ये इन्वेस्टिगेट करते हैं मैटर को, और ये डिस्कस करते हैं कॉमन इंटरेस्ट, और इन्वेस्टिगेट करते हैं। ये हो गया। अब जनरल काउंसिल 1956 का जो एक्ट आया था, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन, इसने बनाई थी। 5 है, नॉर्थ, वेस्ट, साउथ, ईस्ट, सेंट्रल में तुम्हारा यूपी, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। इनका हेडक्वार्टर पड़ता है तुम्हारा प्रयागराज में। अब जो ईस्टर्न जोनल काउंसिल है, बंगाल, बिहार, उड़ीसा और झारखंड, ये बंगाल, और इनका हेडक्वार्टर पड़ता है कलकत्ता में। जो सदर्न जोनल काउंसिल है, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका एंड पुडुचेरी, इनका हेडक्वार्टर है तुम्हारा चेन्नई में। और एक वेस्टर्न जोनल काउंसिल है, ये है राजस्थान, गुजरात, नहीं, गुजरात नहीं है, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, पंजाब और हरियाणा, दिल्ली और तुम्हारा लद्दाख और तुम्हारा वो जम्मू कश्मीर और तुम्हारा वो चंडीगढ़, ये होता है। इनका हेडक्वार्टर तुम्हारा दिल्ली में है ना। और नॉर्थ में है, और नॉर्थ का क्या था, ये नॉर्थ का है। वेस्ट में तुम्हारा वो है,
महाराष्ट्र है, गुजरात है, गोवा है, दादर नगर हवेली है, दमन एंड दीव है। ठीक है, अभी ये जो बनाए जाते हैं कैसे बनाए जाते हैं कि भाई कैसे बना दिए जाए, मतलब जोन डिवाइस की एक तो नेचुरल डिवीजन हो गया, एक रिवर सिस्टम हो गया, मीन ऑफ कम्युनिकेशन हो गया, लिंग्विस्टिक एफिशिएंसी हो गई, इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो गई। अब इनकी कंपोजिशन सुन लीजिए। अब जो जितने भी जनरल काउंसिल है ना, उनका जो चेयरमैन होगा वो तुम्हारा होम मिनिस्टर होगा, और एक उनमें चीफ मिनिस्टर होंगे सारे के, दो अदर मिनिस्टर होंगे ईच स्टेट के, एडमिनिस्ट्रेटर होगा यूटी का, नीति आयोग का मेंबर होगा पर उसे वोटिंग राइट नहीं होगा, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट होगा, एंड डेवलपमेंट कमिश्नर होगा ईच स्टेट का, पर इनको वोटिंग राइट नहीं होंगे तीनों को, है ना। अब जो इनका वाइस चेयरमैन होगा ना, वो किसी स्टेट का सीएम होगा, पर वो बदलता जाता है। अब इनमें क्या है कि राज्यों के बीच में अच्छी बातचीत बने। अब आप ये मान लीजिए कि एक इसमें सारा काम तो ठीक है, ट्रांसपोर्ट भी ठीक है, पर ये लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी है ना, इसके मैटर पे इनको ध्यान रखना ज़रूरी है। अब इन्होंने हमसे डीलिमिटेशन कमीशन के ऊपर पूछा। डीलिमिटेशन कमीशन अब तक 4 बार बनाया जा चुका है, 1952, 62, 73 एंड नहीं 1952, 62, फिर 62 में बनाया गया, फिर 72 में बनाया गया, फिर 2002 में बनाया गया। जो 2002 वाला है वो 2008 में लागू हुआ, अब 2026 तक बनाया जाएगा। परंतु जो इनकी सीटें रोक दी गई ना, वो जो सीट फ्रोजन की गई हैं वो 1971 से लेकर 2026 तक कर दी गई हैं। अब देख लेते हैं। अब इसमें डिलिमिटेशन हो गया। अब डिलिमिटेशन की जो रिपोर्ट होती है ना, उसे ना तो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता, और ना तुम्हारा उसमें चैलेंज किया, ना तुम्हारा स्टेट और यूटी में चैलेंज, स्टेट वो पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेटिव इसमें इस रिपोर्ट में कोई काट छाँट कर सकती हैं। अब एक इन्होंने BN चतुर्वेदी को पूछा था। BN चतुर्वेदी कमेटी का संबंध किससे है? प्राइस रिफॉर्म इन ऑयल सेक्टर से इसका संबंध है। अब वो हो गया, एक एक्ट के थ्रू बनाया जाता है, सिंपल मेजोरिटी से बनाया जाता है, कोई ज़रा तुर्रम खाम वाला चीज़ नहीं होती, सिंपल मेजोरिटी से बनाया जाता है। ठीक है, पहले पार्लियामेंट्री एक्ट बनाएगी, उसके थ्रू बनाएगा। अब राज्यसभा के बारे में पढ़ने वाले हैं। आर्टिकल 80 से जुड़ा हुआ है। कंपोजिशन ऑफ राज्यसभा, जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ 250 है, जिसमें से 338 आएंगे वो इलेक्टेड और 12 आएंगे नॉमिनेटेड, पर करंटली 245 हैं, जिसमें से तुम्हारा 12 नॉमिनेटेड हैं, 225 आते हैं स्टेट से, एंड जिसमें से 8 आते हैं यूटी से। यूटी में तीन दिल्ली से हैं, 4 जम्मू कश्मीर से हैं, एक तुम्हारा उससे है, पुडुचेरी से है। देन ठीक है, ये हो गया सबसे ज़्यादा जो सबसे ज़्यादा। और इनका जो इलेक्शन होगा ना, वो इलेक्टेड मेंबर ऑफ ईच लेजिस्लेटिव असेंबली, है ना, और सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, है ना, और प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। जो सीटों का अलोकेशन है वो पॉपुलेशन के बेस पे किया गया है। सबसे ज़्यादा यूपी के पास है 31, महाराष्ट्र के पास है 19, बिहार के पास है 16, तमिलनाडु के पास 18, वेस्ट बंगाल के पास 16। अब यूटी में भी एक इलेक्टोरल कॉलेज है जो इन्हें चुनता है, जो 12 नॉमिनेटेड मेंबर हैं। लिटरेचर से होंगे, साइंस के होंगे, साइंस, लिटरेचर, आर्ट एंड सोशल सर्विस। ये 6 महीने के अंदर, चुनने के 6 महीने के भीतर कोई पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं, 6 महीने के बाद नहीं। नेचर ऑफ राज्यसभा कभी डिजोल्व नहीं होती। 1/3 मेंबर 2 साल में रिटायर हो जाते हैं, बाई इलेक्शन से उनको भरा जाता है। जो अलोकेशन ऑफ सीट है ना राज्यसभा की, 4th शेड्यूल के अंदर हो रखी है, और ये मेरे ख्याल से फेडरल मैटर से जुड़ा हुआ है, इसलिए आर्टिकल 368 में और आधे राज्य में ये है, आधे राज्य के वो चाहिए। अब वाइस प्रेसिडेंट इसके एक्स ऑफिसर चेयरमैन होते हैं। डिप्टी चेयरमैन उन लोगों के बीच में चुना जाता है। कोरम 10 साल का है। इसका टर्म, एक मेंबर का टर्म 6 साल का है। लोकसभा का आर्टिकल 31 है। जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ है 552 है। 530 का स्टेट से होगा, 20 यूटी से होंगे, 2 एंग्लो इंडियन होंगे। परंतु 104वें संविधान संशोधन ने एंग्लो इंडियन वाला प्रावधान हटा दिया। अब भारत में करंटली 543 सीटें हैं, जिसमें से 524 आती हैं स्टेट से, 19 आती हैं यूटी से। अब जो इनका वो सिंगल मेंबर टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूंसी है, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के ऊपर वो होता है। पॉपुलेशन बेस के ऊपर इलेक्शन होता है। उत्तर प्रदेश के पास 80 सीटें हैं, महाराष्ट्र के पास 48 सीटें, वेस्ट बंगाल के पास 42 हैं, बिहार के पास 40 है, तमिलनाडु के पास 39 हैं। अब जो सिलेक्टेड मेंबर, और तुम्हारे दिल्ली में 7 हैं, और तुम्हारा चंडीगढ़, पौंडीचेरी, अंडमान निकोबार, दादर नागर हवेली, दमन दीव में 2 हैं। ठीक है। रिजर्वेशन ऑफ सीट रिजर्व होंगी शेड्यूल कास्ट के लिए, पर वो इलेक्शन कहीं से भी लड़ सकते हैं, ये भी ठीक है।
अब 4 बार डिलिमिटेशन बना है और सीटों का जो फ्रोज़न है वो 1971 के सेंसस के आधार पर उन 2026 तक रोक दिया गया, वो 4 बार बन चुका है, तो ठीक है। अब जो पहली सेंसस होगी ना 2024 से पहले, उसके बेस पे दोबारा डिलिमिटेशन होगा। इसका प्रिसाइडिंग ऑफिसर लोकसभा वो होता है। नंबर ऑफ प्रेजेंस 10 साल, वो क्वारम इसका 10% है और नेशनल 5 साल का टर्म पीरियड है। नेशनल इमरजेंसी में 1 साल करके बढ़ाया जा सकता है और इसे डिसॉल्व करना हो तो राष्ट्रपति करता है। लोकसभा स्पीकर वो तुम्हारी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की सलाह पर। क्वालिफिकेशन ऑफ अ मेंबर, एक तो सिटीजन, कॉन्स्टिट्यूशन में बोल रखा है सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए और एक संविधान वो इलेक्शन कमीशन द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति के सामने शपथ लेनी चाहिए। ये हो गया। और शपथ होनी चाहिए कि मैं संविधान का सम्मान करता हूँ और देखिए एक तरह खंडा को बनाए रखूँगा। राज्यसभा के लिए 30 साल है, लोकसभा के लिए 25 साल है और बाकी जो क्वालिफिकेशन पार्लियामेंट का भी बताएं इन फ्यूचर, ये कॉन्स्टिट्यूशन में हो जाएगी। आरपीए ने बोल रखा है कि एक प्रावधान तो हटा दिया कि ऐसा नहीं है कि जिस राज्य में आप राज्यसभा के मेंबर बनोगे उस राज्य का इलेक्टर होना जरूरी है, ऐसा नहीं है। अब SC ST वाला जनरल सीट से लड़ सकता है ना। और एक बंदा है ये कि ये ज़रूरी है कि आप जहाँ से पार्लियामेंट्री हो, जहाँ से इलेक्शन लड़ रहे हो, वहाँ के आप वोटर होने चाहिए। डिस्क्वालिफिकेशन के मैटर देख लीजिए, अंडर कॉन्स्टिट्यूशन में बोल रखा है। एक तो अनसाउंड माइंड है जिसे कोर्ट डिक्लेयर करेगा, इंसॉल्वेंट है मतलब वो तो खुद ही डिक्लेयर हो जाएगा। और जिस बंदे ने भारत की वो त्याग दी सिटीजनशिप, वो भारत का वो इसका मेंबर नहीं रहेगा। और बाकी अदर जो लॉ बनाए पार्लियामेंट। अब एक ऑफिस एंड प्रॉफिट वाला सिस्टम भी है कि ये अगर कॉन्स्टिट्यूशन बोला है कि जिस बंदे ने ऑफिस ऑफ प्रॉफिट कर रखा है उस बंदे को नहीं मिलेगा। अंडर रिप्रेजेंटेशन 1950 एक्ट में 1951 में बोल रखा है कि ना कि और किस बेसिस पर बंदा वो डिस्क्वालीफाई हो सकता है। सती सोशल इविल डोरियन सती अनटचेबिलिटी, दुर्भावना फैलाए समुदाय के अंदर, करप्शन एंड डिसलॉयल्टी हो, है ना। और गवर्नमेंट ठेकेदारी की तरफ इसका रुझान हो, गवर्नमेंट के ठेकों की तरफ। और किसी ऐसी कंपनी का MD हो जिसमें गवर्नमेंट की 25% की शेयर है। अब अपने जो जितना भी उसने खर्चा किया है इलेक्शन में उसका डाटा देने में असफल हो गया हो, 2 साल से ज़्यादा सजा हो गई हो, करप्ट प्रैक्टिस एंड इलेक्शन ऑफेंस। अब जो ऊपर जो मैटर है उस पर जो प्रेसिडेंट निर्णय करता है वो किसी भी हाउस के प्रेसिडिंग ऑफिसर के ऊपर। अब एंटी डिफेक्शन वाला 10th शेड्यूल जोड़ा गया था फिर 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू। अब इसमें एक तो है बंदा वॉलंटरी, अब जो एंटी डिफेक्शन की भाई एंटी डिफेक्शन के मैटर पर बंदा खुद अपनी पार्टी से वो दे दे, बंदा अपनी पार्टी के मतलब मत के अगेंस्ट जाकर वोट दे दे। और कोई नॉमिनेटेड मेंबर 6 महीने बाद किसी पार्टी को ज्वाइन कर ले, कोई इंडिपेंडेंट मेंबर किसी पार्टी को ज्वाइन कर ले, ठीक है। ये हो गया। 6 महीने के पहले कर सकते हो, बाद में नहीं कर सकते। डिसीजन मेड बाई, ये जो इस पर जो डिसीजन होगा ये राज्यसभा एंड लोकसभा के प्रिसाइडिंग ऑफिसर लेंगे, पर उसका जुडिशियल रिव्यू हो सकता है। अब वैकेंट ऑफ सीट के बारे में बोल रखा है। अगर कोई बंदा राज्यसभा और लोकसभा दोनों के लिए चुन लिया गया तो उसे 10 दिन के अंदर बताना होगा, नहीं तो उसकी राज्यसभा सीट चली जाएगी। अगर कोई बंदा राज्य विधानसभा और लोकसभा दोनों के लिए चुन लिया गया तो नहीं, ये पार्लियामेंट या MP के लिए चुन लिया गया तो उसे बताना होगा, नहीं तो उसकी पार्लियामेंट की सीट चली जाएगी। अगर कोई बंदा 2 सीटों से चुन लिया गया एक साथ सेम हाउस में तो उसे बताना होगा, नहीं तो उसकी दोनों सीटें खाली हो जाएंगी। और या है ना। और कब वैकेंट होगा, कोई बंदा डिस्क्वालीफाई हो गया, किसी बंदे ने खुद रेजिग्नेशन दे दिया लोकसभा स्पीकर को और लोकसभा स्पीकर को एंड राज्यसभा चेयरमैन को, है ना। और एब्सेंस 60 दिन तक बंदा बिना बताया आया और उसका इलेक्शन ही वॉइड डिक्लेयर हो गया। और मैं आपको बताऊं अब इनकी ओथ एंड अफर्मेशन, अगर आर्टिकल 104 में बोल रखा है कि भाई बंदे को ओथ एंड अफर्मेशन लेनी पड़ेगी, नहीं तो ना पार्लियामेंट्री प्रिविलेज मिलेगी, ना वोट दे सकता है, ना सिटिंग में पार्ट ले सकता है। परंतु 500 रुपये दे तो सब कुछ हो सकता है पर डे के। अब सैलरी एंड अलाउंसेस के बारे में, ये सैलरी एंड अलाउंसेस के बारे में, ये पेंशन के बारे में नहीं लिखा हुआ कॉन्स्टिट्यूशन में, पर 1976 से मिल रही है। और ये तुम्हारा ये है ना, ये पार्लियामेंट डिटरमाइन करती है, सिंगल उससे हो सकता है। और ऊपर देख लेते हैं, ठीक है, थैंक यू।